अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल के साथ खुश आमदीद। और आज का वीडियो लेक्चर हमारा है स्प्रू बुश के डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, तो स्प्रू बुश का डिज़ाइन क्या है, कौन सी गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है इसको डिज़ाइन करते हुए, कौन सा मटेरियल आपने सेलेक्ट करना है, उसकी क्या हार्डनेस होनी चाहिए, तमाम पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस होने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्रू बुश बेसिकली है क्या। यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल मोल्ड के टॉप फेस के ऊपर लगा हुआ होता है गाइड रिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि स्प्रू बुश का काम है, ये बेसिकली कनेक्टर का काम करता है। मोल्डिंग मशीन के नोज़ल और आपके मोल्ड कैविटी के दरमियान ये कनेक्शन का काम करता है। यानी एक तरीके से यहाँ पे जो मोल्डिंग होने के बाद प्रोफाइल बनती है उसे हम प्राइमरी रनर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के नोजल से ये प्रोफाइल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ राउंड कट ऑफ हुआ है, ये कांटेक्ट करती है और यहाँ से फिर मटेरियल फ्लो होकर आता है। ये जो स्टिक आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये स्प्रू प्रोफाइल के अंदर बनती है और इसे प्राइमरी रनर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है ये है कि स्प्रू बुश का जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो स्प्रू बुश का जो मटेरियल है वो हार्डन्ड स्टील होना चाहिए। ठीक है, और उसकी बेस हार्डनेस जो है वो आपके पास 43 से 45 HRC तक होनी चाहिए। ठीक है, यानी बेस हार्डनेस, हार्डनिंग के बाद जो है वो हार्डनिंग से पहले जो है वो आपकी इतनी मटेरियल की बेस हार्डनेस होनी चाहिए। उसके बाद आप हार्डनिंग का प्रोसेस करें। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप मज़ीद उसकी सरफेस की हार्डनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, केस हार्डनिंग करना चाह रहे हैं, नाइट्राइडिंग करना चाह रहे हैं, तो जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपके मटेरियल की जो सरफेस हार्ड से अगर आप हार्डनेस चेक करेंगे तो वो 60 से 62 HRC तक चली जाएगी, क्योंकि ये पोर्शन कंटिन्यूसली यहाँ पर जो हॉट मटेरियल है वो फ्लो करके जा रहा होता है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो उसको सामने रखते हुए कि जो इस प्रोफाइल का काम है, यानी फ्लो में कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो जितना हार्ड मटेरियल होगा उतनी ज़बरदस्त उस पर पॉलिशिंग आएगी, जितनी पॉलिशिंग अच्छी आएगी उतना मटेरियल का फ्लो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखना है। बेस हार्डनेस 43 से 45 HRC होनी चाहिए। आफ्टर हार्डनिंग अगर आप केस हार्डनिंग करते हैं तो 60 से 62 HRC होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो SKD61 यूज़ किया जाता है और इसकी जो हार्डनेस है वो तकरीबन 50 से 55 यानी 50 से 55 HRC तक आ रही होती है। ठीक है, और ये केस हार्डनिंग से पहले की हार्डनेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिज़ाइन करते हुए आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है। यहाँ पर जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है बेसिकली स्प्रू बुश की है, और ये जो आपको आगे से हाफ राउंड प्रोफाइल नज़र आ रही है ये मोल्डिंग मशीन के जो बैरल का नोज़ल है वो है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। व्हेन यू डिजाइन और सेलेक्ट स्प्रू बुश यू हैव टू नोट दैट बॉल रेडियस ऑफ स्प्रू मस्ट बी लार्जर देन द रेडियस ऑफ नोजल। यानी आपने सबसे पहले फोकस करना है कि आपके बैरल के आगे जो नोजल लगा हुआ है उसका रेडियस क्या है। लेट सपोज उसका रेडियस अगर 20 mm का है, तो आप जब मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हो और उसमें जब स्प्रू बुश की डिज़ाइनिंग का स्टेप आए तो उसके टॉप पे जो ये कांटेक्ट एरिया, ये जो कांटेक्ट कर रही है सरफेस, इसमें स्प्रू का जो रेडियस है वो 20 mm के रेडियस से बड़ा हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर नोजल का रेडियस लेट सपोज 20 है तो आपका ये वाला रेडियस जो है वो 30 है, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होंगे या आपका स्क्रू बुश का रेडियस छोटा होगा तो इन दोनों के दरमियान ये कांटेक्ट नहीं बनेगा। ये वाला पोर्शन जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस है ये कांटेक्ट कर जाएगा और बीच में गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से मोल्डिंग के दौरान जो है वो प्रेशर लॉस होगा। ठीक है, और आपकी कैविटीज़ जो है वो प्रॉपर फिल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक तो ये रेडियस आ गया है। ठीक है, दूसरा है होल डायमीटर इनर मस्ट बी लार्जर देन द होल डायमीटर ऑफ नोजल। ठीक है, आपने चेक करना है नेक्स्ट जो है वो आपकी मोल्डिंग मशीन में जो नोजल यूज़ हो रहा है उसका जहाँ से फ्लो होकर आ रहा है मटेरियल, यानी जो ओपनिंग पॉइंट है उसका डायमीटर क्या है। आप उस डायमीटर को रेफरेंस सपोज करते हुए आपने स्क्रू बुश का जो स्टार्टिंग डायमीटर है वो रखना है। ठीक है, यानी उससे बड़ा रखना है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्क्रू बुश का यहाँ पर जब डायमीटर स्टार्ट हो रहा है तो वो बेसिकली बड़ा है इस नोजल के डायमीटर से। ठीक है, अच्छा, अगर ये
आप जो है वो छोटा कर देते हैं, नोजल का डायमीटर बड़ा होगा, तब भी क्या होगा कि जब मटेरियल फ्लो होकर आएगा तो कुछ तो इसमें से फ्लो करके आगे चला जाएगा, लेकिन कुछ जो है वो मटेरियल इस स्क्रू बुश की वॉल से जो है वो टकराएगा, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा आपके जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो कि आपके उसको स्क्रू को चला रहा है, जो कि मटेरियल फ्लो करके आगे ला रहा है, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपने नोज़ल का डायमीटर, जो भी नोज़ल लगा हुआ है या जो भी नोज़ल यूज़ होने वाला है, उसको सामने रखते हुए आपने इसका डायमीटर सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि डायमीटर ऑफ नोजल इज़ यूजुअली अबाउट 3 to 8 मिलीमीटर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के आगे, बैरल के आगे जो नोजल लगा हुआ होता है, उसका डायमीटर 3 से लेकर 8 मिलीमीटर तक होता है। और यहाँ पर मैंने मशीन टनेज भी मेंशन कर दी, जो नॉर्मल लेट सपोज अगर 180 टन की मशीन है तो उसमें 3 mm रिकमेंडेड होता है, यानी नोजल के आगे का जो ओपनिंग डायमीटर है वो। इसी तरीके से यहाँ पर फर्दर दिया हुआ है 350 टनेज के अंदर 4 mm, 650 या उससे अबव के लिए 5 mm और 850 या उससे अबव के लिए 8 mm का नोज़ल यूज़ किया जाता है, या बाय डिफ़ॉल्ट मशीन में लगा हुआ आता है। तो इसको एज अ रेफरेंस सपोज करते हुए आपने देखना है कि आप का जो मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हैं उस के लिए आप कितने टनेज की मशीन यूज़ करने जा रहे हैं जो आपकी शॉप पे मौजूद है। और जैसे ही आप यहाँ से कैटेगराइज करेंगे, लेट सपोज 350 टनेज की मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर आप मोल्ड लगाने जा रहे हैं, तो उसका नोजल डायमीटर 4 होगा, तो ऑब्वियसली आपका स्क्रू बुश का जो ओपनिंग डायमीटर है वो 4 से बड़ा होगा। अच्छा, कितना बड़ा होगा? नॉर्मली 0.5 से लेके 1 mm तक के आप बड़ा रखते हैं। अगर नोजल का डायमीटर 4 mm है तो स्क्रू बुश का ओपनिंग डायमीटर जो है वो 5 mm या 4.5 mm होगा, ठीक है। Then next, the angle of hole inner is usually about 2 to 6 degree. For best shoes, you can select about 3 to 5 degree. जो यहाँ पर जो स्टिक की प्रोफाइल है ये बेसिकली टेपर होती है, ताकि यहाँ पे जो मोल्डिंग के बाद जो सॉलिडिफाई होगा मटेरियल वो इजेक्ट आउट इजीली हो जाए, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 3 से 5 डिग्री तक रखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेंथ, यानी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यानी ये जो आपका सेकेंडरी रनर बनेगा, देन आपकी जो कैविटीज़ फिल होंगी, तो ये टोटल हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने देखना है कि किस तरीके से, अगर लेट सपोज ये थिकनेस आपकी जो है वो मोल्ड प्लेट ही ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रू बिल्कुल टॉप प्लेट के फेस से ही स्टार्ट करें, आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में ला के भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये पूरा यहाँ से पॉकेट मशीनिंग करके खाली कर सकते हैं ताकि बैरल जो है वो आगे तक आ जाए, ठीक है। तो आपने ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ कम से कम हो सके उतना ही अच्छा है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब, sprue with 2 bolt used for small mold. It can use for injection molding machine that is smaller than 200 टन। 200 टन से छोटी जितनी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होगी या 200 टन की मशीन होगी, उसमें आप स्क्रू की क्लैंपिंग के लिए 2 बोल्ट यूज़ करें, और 200 टन से ज़्यादा की जितनी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें आप 4 बोल्ट जो है वो स्क्रू की क्लैंपिंग के लिए आप यूज़ करें, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। टॉलरेंस जोन की अगर हम बात करें तो लेट सपोज यहाँ पर आपको जो है वो सेक्शन व्यू नज़र आ रहा है, स्क्रू का सेक्शन व्यू नज़र आ रहा है, और ये हमारी टॉप प्लेट का सेक्शन व्यू नज़र आ रहा है। तो बेसिकली कैपिटल एच जो है वो इस प्लेट के अंदर जो हम होल जो बनाएंगे वो है, ठीक है, यानी इंटरनल डायमीटर है, और स्मॉल अल्फ़ाबेट एम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रू के आउटर डायमीटर को, ठीक है। तो टॉलरेंस जोन यहाँ पे बता दिया गया है कि जब भी आप बनाएं H7 की टॉलरेंस होल की होनी चाहिए, और M6 की टॉलरेंस जो है वो शाफ्ट में अप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पर आपको बता दूंगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट अपनी वैल्यूज़ पुट करें, और ऑनलाइन जो है वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि 2 सब असेंबली कंपोनेंट के दरमियान टॉलरेंस कितनी अपनाई होनी है, और उसको आप उन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो है वो फोकस करें, ठीक है। तो इस हवाले से मज़ीद आपकी क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आगाह करें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।